Hello, my dear students. Good evening and welcome to Dream Classes. काफी समय बाद आज हम आप सभी के सामने लाइव हैं और बहुत ही स्पेशल क्लास को लेकर आज हम आप सभी के सामने लाइव आए हैं। सभी जल्दी जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए और बिल्कुल फटाफट लाइव आ जाइए आप सभी लोग। बहुत ही बेहतरीन क्लास आज हम लोग करने वाले हैं। सभी स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी से लाइव आ जाइए। वेरी गुड इवनिंग। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जी हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक कॉन्सेप्ट पे आपकी नज़र हो। और जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि बच्चे धीरे धीरे लाइव आ रहे हैं। कैसे हैं आप सभी लोग? वेरी गुड इवनिंग। काफ़ी समय बाद आज मैं लाइव आया हूँ और उम्मीद है कि बच्चे हमारे साथ लाइव आ जाएंगे। जी हाँ, विकास, शोभा, सभी का ड्रीम क्लासेस में स्वागत है। जल्दी जल्दी से सभी जल्दी जल्दी से लाइव आ जाइए ताकि हम एक बेहतरीन क्लास आज कर सके। आज हम अध्याय 1 से 3 तक, क्लास 12 फिजिक्स के अध्याय 1 से 3 तक लगभग 75 प्लस वीवीआई ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करेंगे और वही वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर आज हम जिक्र करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे जो आपके बोर्ड मॉडल, जो आपके बोर्ड के एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रश्न हो। कैसे हैं आप सभी लोग? ऑडियो वीडियो क्लियर है? से यस या नो? हाँ, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि ऑडियो और वीडियो बिल्कुल क्लियर है और बच्चे धीरे धीरे लाइव आ चुके हैं। तो क्या हम क्लास की शुरुआत कर दें? और जी हाँ, फटाफट लाइव आ जाइए आप सभी लोग। जो बच्चे अभी तक जुड़े नहीं हैं, बस 10 से 20 सेकेंड के अंदर, आधे मिनट के अंदर हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। और आपने क्लास 12 फिजिक्स ड्रीम क्लासेस पे भी पढ़ा होगा और भी ऑफलाइन कहीं ना कहीं पढ़ा होगा क्लास 12 फिजिक्स। और लगभग में फर्स्ट यूनिट अभी चल रहा होगा आपके क्लास में और यहाँ भी फर्स्ट यूनिट ही चल रहा है। तो आज हम उसका टेस्ट लेकर देखेंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन भी हो जाएगा, साथ ही साथ मानकर चलिए एक छोटा सा टेस्ट भी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, शुरुआत करें। जी हाँ, रूपा, शोभा, विकास, एलेनेट, जो भी है बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज के क्लास को लेकर। और चलिए, कहा गया है, चंद लफ्ज आपके सामने हम रखना चाहेंगे कि अगर इंसान शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले। बहुत बहुत ही बारीकी से ये वर्ड कहा गया है, ये लफ्ज कहे गए हैं कि अगर इंसान शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार, भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में, जी हाँ, तो जिंदगी में कभी कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। और इन्हीं चंद लफ्जों के साथ, जी हाँ रोशनी, इन्हीं चंद लफ्जों के साथ हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास 12 फिजिक्स अध्याय 1 से 3 टॉप मोस्ट वीवीआई एमसीक्यूज जो आपके बोर्ड मॉडल एग्जाम, मतलब बोर्ड की परीक्षाओं में काफी बार, जी हाँ, पूछे जाते हैं। शुरुआत करते हैं। रेडी, लेट सेट स्टार्ट द क्लास। और पहला सवाल, नाउ लेट स्टार्ट द क्लास। पहला सवाल जो आपके स्क्रीन के ऊपर, और बहुत गति में करेंगे। अगर आता है तो फटाफट आंसर देते चलिए, वरना एक पेन और एक पेपर लेकर बैठिए। एक पेन और एक पेपर लेकर बैठिए और इसका आंसर लिखते चलिए। इलेक्ट्रॉन पर आवेश, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। जी हाँ, इलेक्ट्रॉन पर आवेश बताना है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। जल्दी जल्दी से आंसर लेते चलिएगा आप सभी लोग, फटाफट। जी हाँ, रोशनी, रोशनी, रूपा, शोभा, एमडी आलम, सभी का वेलकम है। पुष्पा चौहान, विकास कुमार पांडे, सभी का वेलकम है। ड्रीम क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। सी जो है वो आपका कूलाम का सिंबल है जी। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होता है। चलिए, दूसरा सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर, बहुत ही बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर रख रहे हैं। और कहता है प्रश्न कि इप्सिलॉन नोट की बीमा, सॉरी, इप्सिलॉन नोट का मात्रक बताना है, यूनिट बताना है जी। इप्सिलॉन नोट का मात्रक बताइए, क्या होगा राइट आंसर? जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। इप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होगा? क्लास 12 फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये जो पहला चैप्टर है, वैद्युत आवेश और क्षेत्र, वहां से आपने इन सब चीजों को पढ़ा होगा। इप्सिलॉन नोट का मात्रक जल्दी बताइएगा।
एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होगा? एप्सिलॉन नोट का मात्रक होता है एफ बाई यम, और ये यम जब ऊपर जाएगा तो हम इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एफ एम इनवर्स, क्योंकि इसके किसी भी संख्या के ऊपर घात 1 रहता है और नीचे वाला ऊपर जाए तो निगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाता है। देन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये बेहतरीन प्रश्न, ठीक है, एप्सिलॉन नोट का मात्रक। इस तरह के प्रश्न बोर्ड मॉडल प्रश्नों को लेकर हम चलेंगे और इस तरह के प्रश्न काफी बार बोर्ड की परीक्षाओं में देखने को मिला है और उम्मीद है कि बहुत ढंग से बच्चे मुक्त आकाश की विद्युतशीलता का SI मात्रक। तीसरा सवाल, जल्दी से आंसर दीजिएगा। मुक्त आकाश की, हाँ जी, मुक्त आकाश की विद्युतशीलता का मात्रक, जल्दी बताओ। तीसरा सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर, मुक्त आकाश की विद्युतशीलता का मात्रक, तीसरा सवाल। और राइट आंसर CN इनवर्स टू M इनवर्स, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 3 का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? C ही होगा। 3 का राइट आंसर C हो जाएगा। जल्दी से नोट करिए। एक सेकंड, 3 का, एक सेकंड गलत है ये, नहीं नहीं नहीं, रुक जाइएगा, माइनर मिस्टेक, ये नहीं होना चाहिए, वही मुझे भी लग रहा था गलत है। हाँ, ये आपका राइट आंसर होगा जी, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 3 का राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। मैंने बाय मिस्टेक सी को टिक लगा दिया, कोई बात नहीं। हाँ, सी इज नॉट राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 3 का राइट आंसर क्या होगा? 3 का राइट आंसर डी। चौथा सवाल, चौथा सवाल जो आपके स्क्रीन बोर्ड पे हम रखने वाले, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनमें से किस विधि के द्वारा, इनमें से किस विधि के द्वारा विद्युत आवेश उत्पन्न किया जा सकता है? घर्षण, प्रेरण, दोनों या नन ऑफ दी। जल्दी बताइएगा, किस विधि के द्वारा विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज को उत्पन्न किया जा सकता है? भाई सभी बच्चे कमेंट में आंसर गलत ये डिलीट मत किया करिए, ठीक है, जल्दी जल्दी से आंसर बताइए कि इनमें से किस विधि द्वारा विद्युत आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है? जल्दी बताइएगा। चौथा सवाल, याद रखिएगा कि विद्युत आवेश को जो है वो घर्षण विधि के द्वारा उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, हम प्रेरण विधि के द्वारा उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो किस विधि के द्वारा विद्युत आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं? प्रेरण विधि के द्वारा। पांचवा सवाल कहता है प्रश्न, ठीक है, कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बीमा। अगर आपने क्लास 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर अगर अच्छे से पढ़ा है तो मुझे इतना यकीन है कि आप गलत आंसर नहीं दोगे। अगर आपने अच्छे से क्लास 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ा है तो मुझे यकीन है कि आप गलत आंसर नहीं दोगे। पांचवा सवाल, विद्युत द्विध्रुव की बीमा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बीमा, डायमेंशन बताना है जी। पांचवा सवाल याद रखिएगा कि इसका डायमेंशन होगा M0 LT इनवर्स। ये थोड़ा सा ऐसे होगा, LT इनवर्स ऐसे, ठीक है, सही ढंग से कर लीजिएगा। चलिए 5 का ये, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे सही सही आंसर दे रहे जी। 2 प्रोटॉन के बीच विद्युत बल, 2 प्रोटॉन के बीच, जी हाँ, 2 प्रोटॉन के बीच विद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स और गुरुत्वाकर्षण बल यानी मैग्नेटिक फोर्स के बीच जो रेशियो होगा, जो अनुपात होगा, वो कितने के बराबर होता है? बहुत बढ़िया, विकास यादव, शोभा, अजीत, खुशबू, बहुत बच्चे हमारे साथ धीरे धीरे जुड़ रहे हैं क्योंकि आज मैं बहुत समय बाद लाइव आया हूं। इस चीज की जानकारी आपको हो जानी चाहिए। 2 प्रोटॉन के बीच विद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात क्या होगा? छठा सवाल कहता है प्रश्न, राइट आंसर याद रखिएगा 10 टू द पावर 38, ठीक है, 10 टू द पावर 38, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़े, 10 पर पावर 38। वीडियो को शेयर कर दीजिए एक बार जल्दी जल्दी से सभी लोग, एक बार जल्दी जल्दी से सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब जल्दी जल्दी से। और जो बच्चा 2023 की बोर्ड परीक्षा की तैयारी पूरे बेहतर ढंग से करना चाहता है वो ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके एक बैच ज्वाइन करेंगे और उस बैच का नाम है द्रोणाचार्य बैच। जी हाँ, द्रोणाचार्य बैच जो क्लास 12 के सभी विषयों की तैयारी करवाता है ये बैच, और आपको एक बेहतर विकल्प है, एक बहुत ही बेहतर जरिया है आपकी तैयारी को बेहतर बनाने का। कौन सा बैच? द्रोणाचार्य बैच। चलिए 7वां सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, 7वां सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर कहता है प्रश्न कि किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युता, जिसको हम ER से डिनोट करते हैं, किसके बराबर होती है? किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युता ER जो होता है वो किसके बराबर होता है? 7वां सवाल। तो याद रखिएगा ये जो होता है E बाई ये इप्सिलॉन, ए कौन सा है? हाँ, 7 का ए आपका राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, गलत आ रहा है जी, ए के पबजी लवर, भाई नाम बढ़िया रखो कम से कम, ठीक है,
नाम जो है वो बढ़िया रखिए सब लोग अच्छे ढंग से। समझ में आ रहा है इतना? तो 7 का राइट आंसर ए। 8वां सवाल, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है कैसा? संरक्षी, असंरक्षी, दोनों या नन ऑफ दीज? बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। फटाफट बताइए क्या होगा राइट आंसर। बताइए फटाफट, लाइव, जल्दी जल्दी बताइए। हाँ जी, बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? जल्दी बोलो आंसर। चलिए बहुत बढ़िया। 8वां सवाल, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र जो होता है वो संरक्षी होता है। अच्छा, आपने यहीं से पढ़ाई की थी, बहुत बढ़िया। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र जो होता है वो संरक्षी होता है। 8 का राइट आंसर ए हो गया। चलिए 9वें सवाल की ओर डिस्कस करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट माना गया क्लास 12 फिजिक्स का। ये जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें जो 9वां सवाल, ये इन सभी प्रश्नों में सबसे इंपॉर्टेंट माना गया 9वां सवाल। जी हाँ, बहुत बढ़िया। वीडियो को लाइक और शेयर करिए। कह रहा है कि यदि गोले पर आवेश 10 म्यू सी 10 माइक्रो कुलम, इसको म्यू सी यानी माइक्रो कुलम कहते हैं, तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स को फाई से डिनोट किया जाता है। आपने पढ़ा ही होगा। यदि गोले पर आवेश 10 म्यू सी हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स फाई का मान बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, और 9 का राइट आंसर 36 पाई इंटू 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। जी हाँ, बहुत बढ़िया। कॉपी में नोट करते चलिए, और बिल्कुल इंपॉर्टेंट, बहुत ही स्पेशल क्लास है ये। ठीक है, 36 पाई इंटू 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। 10वें प्रश्न की ओर अगर हम चले तो 10वां और 11वां दो प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर मैं एक बार में रख रहा हूं। 10वां सवाल कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का व्यवहारिक इकाई क्या होगा? तो याद रखिएगा कि 10वां है ना। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का व्यवहारिक मतलब व्यवहार के रूप में इसको किस तरह से लिख सकते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का व्यवहारिक इकाई जो होता है वो होता है डिवाई। ठीक है, डिवाई डिवाई कुछ भी रह सकता है, दोनों एक ही चीज है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की व्यवहारिक इकाई डिवाई होता है। और किस वैज्ञानिक ने आवेश के क्वांटमीकरण का प्रायोगिक रूप दिया? बहुत बेहतरीन सवाल ये, क्वेश्चन नंबर 11। तो याद रखिएगा कि कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने आवेश के क्वांटमीकरण का प्रायोगिक रूप निर्देशित किया? मिलिकन साहब का ये काम था। कॉपी में नोट करते चलिए फटाफट। जिसको आ रहा है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आ रहा है, जी हाँ, आपके चरणों में प्रणाम। ओके, चलिए आगे बढ़ जाएं हम लोग। बहुत बढ़िया, फटाफट करें। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 12वां सवाल कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? बहुत ही आसान सा सवाल है कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या है। तो हमें पता है कि विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम भी होता है, फैराडे होता है, और एम्पियर सेकंड भी होता है। तीनों चीज आपने फिजिक्स में अच्छे ढंग से पढ़ा है। तो 12 का राइट आंसर ऑल मार देंगे, डी। डी इज द राइट आंसर, क्योंकि विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम भी होता है, आवेश का मात्रक कूलाम भी होता है, फैराडे भी होता है, और एम्पियर सेकंड भी होता है। तीनों एक ही चीज है, अलग अलग नजर, अलग अलग तरीका से इसको बुला सकते हैं। ठीक है, तो ये डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़े। जी हाँ, बढ़िया, रूपा SMP। ओके, कोई बात नहीं बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप अगर आपको 2023 की तैयारी एकदम बेहतर ढंग से करनी है, क्लास 12th या 10th की, तो या तो आप हमारा हैंड रिटन नोटबुक परचेज कर लीजिए, बहुत ही सस्ता है, कोई बहुत बड़ी फीस नहीं है। हेल्पलाइन नंबर कुछ इस तरह से है हमारा, 6200733858। अगर आप इस पर मैसेज करते हैं, SMS करते हैं, तो हमसे ज़रूर बात हो जाएगी आपकी। ठीक है, व्हाट्सअप कर लीजिए अपना नाम लिख के। और नहीं तो फिर आप ड्रीम क्लासेस का ऑफिशियल एप्लीकेशन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और जो बच्चा नोटबुक लेना चाहता है वो इस नंबर पर संपर्क करेगा। और अगर आपको क्लास ज्वाइन करना है तो 2023 के लिए द्रोणाचार्य बैच हमने बनाया, जो क्लास 12th के सभी विषयों की तैयारी करवाती है वही। अच्छा, इस बार जो एप्लीकेशन बनाया ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, वहाँ पे फुल्ली लाइव क्लास चलता है, कोई रिकॉर्डेड नहीं, फुल HD लाइव। ठीक है, आप एक बार जाकर देखिए, या किसी बच्चे ने ज्वाइन किया तो पूछे उनसे। फुल HD लाइव क्लास, कोई रिकॉर्डेड, एक भी रिकॉर्डेड क्लास नहीं है। कह रहा है विद्युत फ्लक्स की बीमा क्या है? वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्वेश्चन नंबर 13। वेरी गुड इवनिंग सुमित कुमार,
विकास कुमार। जल्दी बताओ जी, पीयूष शर्मा। विद्युत फलक्स की बीमा, 13वां सवाल, 4 विकल्प आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर। तो वैद्युत फलक्स की बीमा MLQ T⁻³ I इनवर्स, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 13 का राइट आंसर ए हो गया। 14वां सवाल कहता है प्रश्न, ठीक है, कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक किस तरह की राशि का उदाहरण है। 14 नंबर प्रश्न कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किस तरह की राशि का उदाहरण है। तो याद रखिएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि का उदाहरण है। जी हाँ, बच्चे गति में आंसर दे रहे हैं, लेकिन हम भी आपसे कम नहीं, हम चाहते हैं कि कम समय में हम आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ा सके, ठीक है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि का उदाहरण है। चलिए बढ़ते चलते हैं एकदम, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा था कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और जी हाँ, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और इन्हीं चंद लफ्जों के साथ हम अगले प्रश्न की शुरुआत करते हैं कि आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर छड़ पर किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होगा। आपने क्लास 12 फिजिक्स में पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर में, वैद्युत आवेश क्षेत्र में, कि बिल्ली की खाल और आबनूस की छड़ को अगर हम आवेश आपस में रगड़ते हैं तो वहां पर एक आवेश उत्पन्न होता है, चाहे वो धनावेश हो या ऋणावेश है। कोई चीज आपसे पूछ रहा है कि बिल्ली की आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर छड़ पर किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होगा। 15वां सवाल, और ये बहुत ही बेहतरीन मजेदार प्रश्न है, लेकिन इसका आंसर होना चाहिए, ये आंसर हो जाएगा बी, ऋणावेश उत्पन्न होगा। जी जी हाँ, आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर छड़ पर जो आवेश उत्पन्न होगा वो ऋणावेश उत्पन्न होगा। और ये बहुत ही मजेदार प्रश्न था, कई बार ऐसे प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं, और बिल्कुल अगर आप इसको अच्छे ढंग से करते हैं तो ये बहुत काम का चीज है। आगे बढ़े, मजा आ रहा होगा आप सभी को, नहीं? वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और द्रोणाचार्य बैच के लिए सोचते रहिए कि भाई कब द्रोणाचार्य बैच ज्वाइन करें, ठीक है, क्योंकि अभी उस पर विशेष ऑफर चल रहा है, अभी बहुत टाइम भी है आपके एग्जाम में। तो अभी आप सोच सकते हैं, किसी कुचालक पदार्थ का प्रावैद्युतांक, प्रावैद्युतांक को कैसे डिनोट करते हैं। ये क्या नहीं हो सकता है, पॉइंट में नहीं हो सकता है, एकदम संपूर्ण, फिर पॉइंट या इनफाइनाइट, बताइएगा। किसी कुचालक पदार्थ का परावैद्युतांक जो के होता है, इन चारों में कौन सा पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, 4 विकल्प। तो याद रखिएगा कि पॉइंट में भी हो सकता है और एक सिंपल नंबर भी हो सकता है, लेकिन किसी कुचालक पदार्थ का परावैद्युतांक के जो है वो इनफाइनाइट, अनंत नहीं हो सकता। इस बात को ध्यान रखिएगा, किसी कुचालक पदार्थ का परावैद्युतांक के जो है वो अनंत नहीं हो सकता। चलिए अगले प्रश्न की अगर चर्चा करें, 17 नंबर क्वेश्चन, कि एक कूलाम आवेश वह आवेश है जो शून्य में, ठीक है, जो 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेशों के पर जो बल लगाता है। शून्य से, ऐसे शून्य में नहीं, शून्य से ऐसे कहेंगे। देखिए लैंग्वेज थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, कि एक कूलाम आवेश वह आवेश है जो जीरो से ऐसे कहेंगे 0 to 1 मीटर, जी हाँ, 0 से 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेशों पर बल लगाता है। कितना का बल लगाएगा जी, कितने से कितने मीटर के बीच, एकदम स्टार्टिंग यानी 0 से कहां तक जाएगा, 1 मीटर के बीच स्थित समान आवेशों पर कौन सा बल लगाएगा। ये चारों में से कौन, कितने न्यूटन का बल लगाएगा, क्योंकि बल का सही मात्रक न्यूटन होता है, आपको भी पता है, ठीक है। तो 17 नंबर क्वेश्चन याद रखिएगा कि ये जो है वो कितना बल लगाएगा, 9 × 10⁻9 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। भाई बच्चे कॉपी में नोट कर लो आप सभी लोग, और पेपर बहुत बेहतर जाएगा अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं कंटिन्यू। और हम चाहेंगे कि आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा इस क्लास के बाद, लाइव क्लास में नहीं, कमेंट बॉक्स में। मैं अपना कमेंट बॉक्स जरूर चेक करूंगा आज कि भाई कौन बच्चा क्या लिख रहा है इस क्लास के बारे में, ठीक है। चलिए अगला सवाल, वेरी गुड इवनिंग। चलिए प्रावैद्युता का एसआई मात्रक क्या होता है, जल्दी बताइएगा। प्रावैद्युता का एसआई मात्रक, कूलाम इनवर्स, न्यूटन इनवर्स, मीटर इनवर्स 2, इस तरह से नहीं, सी कूलाम के ऊपर घात 2 है, मैंने इनवर्स बोल दिया, कोई बात नहीं। बताइए 18वां सवाल, और राइट आंसर होगा, यही राइट आंसर है आपका, ठीक है। 18 का राइट आंसर ए इज द राइट आंसर। वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी लोग। अभी बहुत बेहतर क्लास हम यहाँ पे लगवाने वाले हैं, ये तो बस अभी डेमो है, क्योंकि काफी दिन बाद हम आए हैं, तो अभी बहुत सारे क्लासेस आपको करवाने वाले हैं आपके, ठीक है। अब मजा आ जाएगा आपको इस चैनल के ऊपर, लगेगा कि रोज आकर पढ़े, ठीक है।
और आइए 19वां सवाल कहता है प्रश्न, 19वां सवाल 19 और 20 एक साथ रखते हैं कि किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत तीव्रता का मान। याद रखिएगा कि एक आवेशित खोखला गोलाकार चालक है तो इसके अंदर जो आवेश होता है ये कैसा होता है, शून्य होता है। कह रहा है किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत तीव्रता, जब आवेश ही नहीं है तो आवेश की तीव्रता कहां से होगी? सिंपल सी बात है, जब आवेश ही नहीं होता है, एक गोलाकार खोखला चालक गोला है तो गोले के अंदर का आवेश शून्य होता है, और जब गोले के अंदर का आवेश ही शून्य है तो भाई तीव्रता कहां से पॉसिबल है? जब आपके अंदर एनर्जी नहीं है तो फिर चलिएगा कहां से? तो आप क्या कर देंगे कि आंसर क्या मार देंगे कि भाई जब आवेश ही नहीं तो विद्युत तीव्रता का मान 0 होगा। 19 का राइट आंसर सी। चलिए, कूलाम्ब बल किस तरह के बल का उदाहरण है? जैसा कि आप 20 नंबर प्रश्न अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। कूलाम्ब बल केंद्रीय बल, विद्युत बल, दोनों या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 याद रखिएगा कि कूलाम्ब बल जो है वो केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों है, यानी सी को हम राइट आंसर मानेंगे, यानी ए और बी। बहुत बढ़िया। कूलाम्ब बल जो है वो केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों। थोड़ा सा एक बार शेयर करिएगा, जरा सा एक बार शेयर करिएगा, जल्दी जल्दी से वीडियो को शेयर करिए, फटाफट जल्दी जल्दी से शेयर करिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 21 और 22 एक बार में 2 प्रश्न ले रहे हैं क्योंकि एक प्रश्न में काफी लंबा टाइम लग जाएगा, और बच्चे चाहते नहीं कि उन्हें कम टाइम, उन बच्चों का क्या काम है भाई, कम टाइम में ज्यादा पढ़े, ऐसा होता है। ठीक है, कोई पार्टी फंक्शन में जाओ तो क्या चाहता है कि वो कम टाइम में बहुत सारा खा ले, जो खाना 1 दिन का 2 दिन का खाना वो एक ही दिन में पार्टी में खाना चाहते हैं। तो यही अतिक कुशवाहा, जी हाँ। आर दूरी से विगल 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल, ठीक है। एक मान लीजिए कि Q1 और Q2 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इससे बीच की दूरी r है, तो कहा गया r दूरी से विगल 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल जो है वो किसके समानुपाती होता है? r के, आर स्क्वायर के, आर के, आर इनवर्स के, या आर इनवर्स 2, इन चारों में से किसके समानुपाती होता है? क्वेश्चन नंबर 21, और 4 विकल्प जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, और राइट आंसर होगा कि भाई समानुपाती होगा आर इनवर्स 2। अच्छा, कौन सा बैच ज्वाइन करना है? द्रोणाचारी बैच। कौन सा बैच? द्रोणाचारी बैच 2023 के लिए, क्लास 12 के लिए। अच्छा, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, 6 विषयों की पूरी तैयारी, पूरा 1 साल। और हाँ, कोई रिकॉर्डेड नहीं, फुल HD लाइव क्लास, ठीक है। तो इसको ज्वाइन करिए। ये कहाँ से ज्वाइन होगा? एप्लीकेशन का क्या नाम है? ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल। सर्च करिए एक बार, प्ले स्टोर में भी सर्च करिए, हम ही दिखेंगे वहां पे। ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, 3 वर्ड यूज करना है, 3 सेंटेंस, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, और वहां से उसको इंस्टॉल करके पेड कोर्स में जाइएगा, द्रोणाचार्य बैच। अभी इसके ऊपर कितना % का डिस्काउंट चल रहा है? 50% का। अभी अभी नहीं लीजिएगा तो फिर कब लीजिएगा? ठीक है, एक बेहतर तैयारी करने के लिए ये बैच काफी बढ़िया है आपके लिए। कौन सा बैच? द्रोणाचार्य बैच। चलिए 22 नंबर प्रश्न करे, जब वस्तु ऋणावेशित होता है तो वस्तु का द्रव्यमान। एक वस्तु जब धनावेशित होगा तब वस्तु के द्रव्यमान पर क्या असर पड़ेगा? एक वस्तु जब ऋणावेशित होगा तो वस्तु के चलिए जल्दी जल्दी बताइएगा। जब वस्तु ऋणावेशित होता है तो वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है? 22वां सवाल बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं और आंसर भी दे रहे हैं। और 22 का कुछ बच्चे सी बोल रहे हैं, हाँ बताइएगा। 30, हाँ जी बताओ, 1 सेकंड रुकिएगा। चलिए, जब वस्तु ऋणावेशित होता है तो वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाता है। क्या होगा जी? बढ़ जाएगा। जब वस्तु ऋणावेशित होता है तो वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाता है। फटाफट कॉपी में नोट करिए। और 23वां सवाल बहुत ही बेहतरीन है कि निम्नलिखित में से कौन आवेश का मात्रक नहीं है? बताइएगा। 23 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन आवेश का मात्रक नहीं है? फटाफट बताइए। 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर है और बहुत ही बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। कहता है प्रश्न, इनमें से कौन आवेश का मात्रक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 23, 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर। और याद रखिएगा
कि ये फैराडे या जो फैराड है ये आवेश का मात्रक नहीं है। समझ में आ रहा है यहाँ तक अतिक? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो बच्चे कुछ कुछ एक्टिव हैं और जैसा कि देख रहे हैं कि बिल्कुल सही सही आंसर भी मार रहे हैं बच्चे। 24 नंबर, प्रावैधुता की बीमा। देखिए जो बच्चा 11th में यूनिट और डायमेंशन नहीं पढ़ा होगा, इस तरह के प्रश्न उसको डिस्टर्ब कर रहा होगा। वो सोच रहा होगा पता नहीं क्यों सर बार बार ला रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा कि आपके बोर्ड के एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमसीक्यूज, उसमें एक प्रश्न, ज्यादा नहीं, एक प्रश्न डायमेंशन से होगा, यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, मात्रक और बीमा है, तो ध्यान रखिएगा। जो चीज जितना कड़वा लगे वो सेहत के लिए उतना फायदेमंद होता है, और जो चीज जितना स्वादिष्ट लगे वो आपके सेहत के लिए उतना हानिकारक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24, 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर, और राइट आंसर की ये होगा आपका प्रावैधुता की बीमा। मैं ज्यादा लंबा इस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगर आपने ठीक से पढ़ा ही नहीं है यूनिट एंड डायमेंशन, फिर मुझे बोलने से कोई मतलब नहीं बनता है। चलिए अब थोड़े हाईलाइटेड प्रश्न अब आपके स्क्रीन के ऊपर आने वाले। किस तरह के प्रश्न? हाईलाइटेड, एकदम बिल्कुल लगेगा कि हाँ भाई चुटकियों में गुजारा हो जाए, चुटकियों में सॉल्यूशन। 25 और 26 दो प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। 25 नंबर क्वेश्चन की विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है, जल्दी बताइएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शेयर करते रहिए वीडियो को, शेयर करते रहिए। विद्युत क्षेत्र, सॉरी 25 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है, याद रखिएगा कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वोल्ट मीटर इनवर्स, जब ये ऊपर जाएगा, या वोल्ट मीटर इनवर्स, ऐसे कुछ भी अपने तरीके से लिख सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जी। ठीक है बच्चा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। समझदार तो हो ही आप लोग, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस थोड़ा आपको मोटिवेट कर दूं तो फिर और अच्छी बात है। अच्छा देखो, 3-4 दिन पहले मैंने एक मोटिवेशनल वीडियो डाला है कि एग्जाम का पेपर कब कैसे लिखना है, और उसकी तैयारी आप अभी से करो। यूट्यूब पे डाला हुआ है वीडियो, 2-3 दिन पहले का ये वीडियो होगा एक। विद्युत तीव्रता का मात्रक, विद्युत तीव्रता का मात्रक, 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर। सर हमको शादी में क्यों नहीं बुलाए? अच्छा, अब ढिंडोरा पिटवा दो सब जगह तुम तो सतीश। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होगा जी, बताइए। 26 नंबर सवाल, 4 विकल्प आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर। विद्युत तीव्रता का मात्रक तो याद रखिएगा वही चीज है जी, विद्युत क्षेत्र वोल्ट। अच्छा ये तो हो गया था ना, विद्युत तीव्रता का मात्रक वोल्ट पर मीटर। ओहो, मैं एक ही प्रश्न को 2 बार कर दिया मैंने। प्रावैद्युत सामर्थ्य का मात्रक बताइए। ये ठीक है, प्रावैधुता या प्रावैद्युत सामर्थ्य का मात्रक, क्वेश्चन नंबर 27, 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर, और राइट आंसर एक ही चीज है दोनों जी। ठीक है, वोल्ट मीटर इनवर्स, 27 का सी। ठीक है, क्लियर है? हाँ, अगला क्वेश्चन जो सबसे हाईलाइटेड है और पूछता भी है, इस तरह के प्रश्न काफी बार एग्जाम में देखने को मिला है। और कहता है प्रश्न, देखिएगा ध्यान से, कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है उसकी वैल्यू कितने जूल के बराबर है। बहुत बेहतरीन सवाल, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर है, ये प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर है। 2 × 10⁻⁻18 जूल। इसी तरह से 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर है, और राइट आंसर बताइएगा। एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 या -19 जूल के बराबर है। बहुत बढ़िया। 28 नंबर बच्चे, जी हाँ 28 का सी, हंसना मना है। आपने ऐसा लिखा है कि मैं हंस जाऊं पहले तो। ठीक है, उन्होंने लिखा है हंसना मना है, पर मैं हंस रहा हूं। ठीक है, और याद रखिएगा कि एक कवि ने कहा है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा। जी हाँ, देखिए मैं पढ़ाता कम हूँ, मोटिवेट ज़्यादा करता हूँ। बहुत मज़ा आएगा आपको हमारे क्लास में, एक नई ऊर्जा का संचार आपके अंदर लेकर आएंगे। अगर वो संचार नहीं भी जाए फिर भी उसको ज़बरदस्ती डालेंगे। और एक कवि ने कहा है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा। अरे रख हौसला वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर। मैं आप लोगों को ही कह रहा हूं कि थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा।
ठीक है। और वो तो हरिवंश राय बच्चन जी का जो मैं रोज बोलता हूँ कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, बच्चे तो लिपसिंग भी कर लेते होंगे मेरे बोलने पे, ठीक है, कि जैसे जैसे मैंने बोला कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, बच्चा कैमरे में देखकर बोल रहा होगा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और राहुल सर ने कहा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये 28 नंबर प्रश्न हो चुका है, और अगले प्रश्न की हम बिल्कुल बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। वान डी ग्राफ जनरेटर एक मशीन है जो उत्पन्न करता है, बताइएगा। वन डी ग्राफ जनरेटर, 29 और 30 दोनों एक साथ करते हैं, चलिए। 29वां सवाल, वन डी ग्राफ जनरेटर एक मशीन है जो उत्पन्न करता है एसी शक्ति, उच्च आवृत्ति की धाराएं, कई लाख वोल्ट का विभवांतर या जल विद्युत। चार विकल्प आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर, बताइएगा जल्दी से, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा राइट आंसर। हाँ जी, बहुत बढ़िया, टॉप 10 में सब जगह रहेंगे आप लोग। वन डी ग्राफ जनरेटर एक मशीन है जो उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और याद रखिएगा कि कई लाख वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करता है। वन डी ग्राफ जनरेटर एक मशीन है जो कई लाख वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 30, कि आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत तीव्रता, आपको पता है अभी अभी मैंने डिस्कस किया कि अगर एक आवेशित खोखला गोला है तो उसके अंदर आवेश नहीं होता, जब आवेश नहीं होगा तो उसकी तीव्रता कहाँ से होगी, यानी दिस इज द राइट आंसर। आपका 30 का राइट आंसर हो जाएगा बी। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, आगे बढ़ना है। रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन 31। थर्टी वन और 32 दोनों एक साथ करते हैं हम लोग। ये प्रश्न आपको भले ही बोर लग रहा होगा जो यूनिट एंड डायमेंशन वाला, लेकिन याद रखिएगा भविष्य में ये काम देगा। हाँ जी, विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक, क्वेश्चन नंबर 31, और याद रखिएगा कि विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम। ठीक है, जूल प्रति कूलाम, आप ऐसे भी लिख सकते हो जूल प्रति कूलाम, अपना अपना तरीका है लिखने का, कोई दिक्कत नहीं। धारिता की बीमा, मैं ज्यादा इस तरह के प्रश्नों पर ज्यादा जोर नहीं कर रहा हूँ, मैं बस डायरेक्टली आंसर को टिक कर रहा हूँ, क्योंकि जिस बच्चे ने यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ रखा है वो बिल्कुल समझ रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ये बी राइट आंसर हो गया। जिसने नहीं पढ़ा है उसको ऊपर ऊपर बाउंस करेगा, उसको पहले यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ना पड़ेगा। तो धारिता की बीमा एम इनवर्स एल इनवर्स 2 टी टू दी पावर 4 और आई टू दी पावर 2। तो ये आपका हो गया 32 प्रश्न। ठीक है, और बहुत ही बेहतर होना चाहिए, याद रखिएगा इस चीज को। 33 की बात करें, अच्छा कुछ न्यूमेरिकल भी है जिसको हम कोशिश करेंगे कि अगले क्लास में सॉल्व करवा दे। 33 एंड 34 की बात करें, 33 में कह रहा है कि किसी संधारित्र की धारिता 6.0 म्यू वी, इसको माइक्रो वोल्ट कहते हैं, तथा विभव 100 वोल्ट है, तो संधारित्र द्वारा अर्जित ऊर्जा जो होगी कितने के बराबर होगी। ये न्यूमेरिकल है और इसको बिना सॉल्व किए हम कुछ कर नहीं सकते हैं, और अभी तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव की क्लासेस चल रही है, तो न्यूमेरिकल के लिए भी हम करवा देंगे। सी इज द राइट आंसर। बाकी आप एक बार ट्राई करके देखिए अगर आपने पढ़ रखा है अच्छे से फिजिक्स तो, ठीक है, आप एक बार ट्राई करके देखिए, और अगर आपसे नहीं होता है तो फिर मैं आपको कर देता हूँ सॉल्व, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाँ ये, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलिए 33 हो गया। 34 की बात करें कि गोलीय चालक, अच्छा 34 एंड 35 दोनों एक साथ करते हैं। गोलीय चालक के रूप में पृथ्वी की धारिता कितने माइक्रो फैराडे के बराबर होती है। बहुत बेहतरीन सवाल, कि गोलीय चालक के रूप में पृथ्वी की धारिता कितने माइक्रो फैराडे के बराबर होगी। 34वां सवाल, चार विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर, और याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 711 म्यू एफ माइक्रो फैराडे के बराबर होगी गोलीय चालक की के रूप में पृथ्वी की धारिता। आगे बढ़े, 35 नंबर क्वेश्चन, तीन संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता सी है, अगर श्रेणी क्रम में, ये बहुत हाईलाइटेड प्रश्न है, बार बार आता है जी, ठीक है, तीन संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता सी है, श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं,
ठीक है, तो तुल्य धारिता क्या होगी? कोई दिक्कत? ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल एचडी और बिल्कुल लाइव है हम आप सबों के सामने, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो 35 का राइट आंसर कि बहुत ही आसान है, C/3 इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बच्चे भी मार रहे हैं फटाफट। देखो नारायण ने, सुमित ने सही मार दिया, विकास ने सही मार दिया, अच्छा विकास यादव ने गलत मार दिया। हाँ अच्छा, 35 नहीं नहीं, 35 का सी नहीं होगा, 3/3 होगा, 3/C नहीं होगा, गलत आप कर रहे हो। ठीक है, चलो रेडी। 36 की बात करें, अच्छा 36 का प्रश्न यहाँ पर है। ओहो, अच्छा प्रश्न आप यहाँ पढ़ लीजिए, एक विलगित गोलीय चालक की धारिता किसके समानुपात। अच्छा ये तो प्रश्न हो भी गया है मेरे हिसाब से, नहीं? 36 नंबर, इस तरह के प्रश्न ऑलरेडी पीछे आ चुके हैं। एक विलगित गोलीय चालक की धारिता किसके समानुपाती होती है? अच्छा ये विलगित गोलीय चालक की धारिता है ना, रुक जाइएगा आप। हाँ, अगर ये देखिए प्रश्न है आपका, क्योंकि दोनों दो पेज पे टाइप हो गया है। एक विलगित गोलीय चालक की धारिता किसके समानुपाती होती है? तो त्रिज्या के समानुपाती होती है, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, विकास सी नहीं होगा, रोज का काम है हमारा। अच्छा ये, एक सेकेंड, इसकी बात कर रहे हो ये? हाँ, तीन संधारित्र जिसमें प्रत्येक को श्रेणी क्रम में सी है, जिसको श्रेणी क्रम में जोड़े तो तुल्य धारिता, ये बाबू हाँ, गलत है ये, C/3 दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, हाँ रोज का काम है हमारा। तो वो हो गया। इनमें से कौन चालक की धारिता का ऐसा ही मात्रक है? चालक की धारिता का ऐसा ही मात्रक, 33 नंबर प्रश्न। और याद रखिएगा कि चालक की धारिता का ऐसा ही मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट होगा। जी हाँ, चालक की धारिता का ऐसा ही मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट है। और पृथ्वी का विद्युत विभव कितने के बराबर होता है? तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 38 है, और पृथ्वी का विद्युत विभव जो होता है वो 0 होता है। कितने के बराबर होगा जी? हाँ जी, हाँ बिल्कुल, ए सही है, कोई डाउट की बात नहीं है। रोज का हमारा काम है ना, आप तो एक दिन पढ़ रहे हो, हमारा तो रोज काम है पढ़वाना। फॉर्मूला आपने गलत लगाया, वो समानांतर वाला आपने लगा दिया होगा। पृथ्वी का विद्युत विभव जो होता है, देखो C/, ऐसे रहेगा ना, श्रेणी क्रम में जोड़ना होता है, इंटू 1/3 होता है ना, आपने पढ़ा होगा। का विद्युत विभव C होगा, और विद्युत विभव एक, ये चलिए क्वेश्चन नंबर 39 और 40 दोनों करते हैं। 39, विद्युत विभव एक कैसी राशि है? अच्छा मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप ड्रीम क्लासेस कौन सा एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे? ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल। और कौन सा बैच? द्रोणाचार्य बैच। कौन सा बैच? द्रोणाचार्य। ये यहाँ पे फुल्ली क्लास हो रही है बिल्कुल स्टार्टिंग से। जो छूट भी गया ना, मान लो कि अगर किसी का एक आध चैप्टर छूट भी जाए, मान लो कोई शादी अटेंड कर लिया कुछ भी, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसके अंदर पीडीएफ भी है, पीडीएफ एकदम A to Z कंप्लीट। और अगर छूट भी जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, उसके अंदर हम आपको वो डलवा दे रहे हैं, मतलब रिकॉर्डेड क्लास, मतलब जैसे ही लाइव छूटा वो अपने आप रिकॉर्डेड बन जाता है, उसके अंदर चला जाता है। ठीक है, तो विद्युत विभव एक कैसी राशि है? 39 नंबर क्वेश्चन। और याद रखिएगा विद्युत विभव एक अदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव V, विद्युत क्षेत्र जिसको हम E से डिनोट करते हैं, E एवं विद्युत विभव V, यानी रिलेशन बिटवीन E एंड V। ठीक है, रिलेशन बिटवीन E एंड V, विद्युत आवेश, सॉरी विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच संबंध ज्ञात करें। तो याद रखिएगा ये 40 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये होगा E = -dV/dx, या dV/dr है, क्योंकि r त्रिज्या है तो ठीक है, dr है। तो 40 का C हो गया। हालांकि ये 75 प्रश्नों का ये क्लास था, लेकिन इसको इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। 1 से 40 अभी रहने देते हैं, 40 से 75 जो अगले क्लास में कंप्लीट कर देंगे। तो अगले क्लास का वेट करिएगा, थोड़ा सा एक बार रिप्लाई कर दीजिए, उसके बाद हम क्लास को आज खत्म करते हैं। और अगला क्लास तभी होगा जब इस पे बहुत सारे बच्चों का व्यूज आएगा। नहीं नहीं, 39 का B ही होगा, डोंट वरी, 40 का C होगा। ठीक है, मैंने क्या बोला कि ये रोज का काम है हमारा। आप एक दिन पढ़ने आते हैं, हम रोज 5 बैच 6 बैच को हमें पढ़ाना होता है। हाँ जी,
C/3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्लास में 40 to 75 करवा दे, चलेगा? इसको शेयर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। नहीं नहीं अभी नहीं, 2 क्लास में करवा देंगे, लंबा हो जाएगा फिर, डोंट वरी। मैं करवा दूंगा, कल परसों करवा दूंगा, कल ही करवा दूंगा, चलेगा? अच्छा, द्रोणाचार्य बैच आप लोग कर लीजिएगा ज्वाइन, अगर बेहतर ढंग से पढ़ना हो तो पूरा शुरू से पढ़ाया जाएगा उसके अंदर, एकदम वैद्य अध्याय 1 से शुरुआत करेंगे और लास्ट तक चलेंगे, ठीक है? एकदम अध्याय 1 से लास्ट तक। अभी आज तो 7 बजे लाइव थे, कब आएंगे देखो, अगले दिन से बताते हैं। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और जो भी आपके साथ आपके भाई बहन हैं उनको द्रोणाचार्य बैच के लिए कहिए। और ठीक है, ये वीडियो आपके चैनल के, इस चैनल के ऊपर थोड़ी देर में रिकॉर्डेड आ जाएगा, जिसने छोड़ दिया है वो दोबारा देख सकता है। टेलीग्राम का लिंक और एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, बिल्कुल ज्वाइन करिएगा आज के क्लास में। तो पहला सवाल कि दिए गए चित्र में प्लेट एक्स पर आवेश, देखिए ये प्लेट वाई है, सॉरी ये आपका जो है ये प्लेट वाई है और ये प्लेट एक्स है। प्लेट वाई पर 20 वोल्ट है और यहाँ पर 10 वोल्ट है और C इज इक्वल टू 2 म्यू एफ, 2 माइक्रो फेराडे है। तो आपसे पूछा गया है कि दिए गए चित्र में ये जो x है, x पर आवेश कितना होगा, कितना माइक्रो कूलाम होगा। न्यूमेरिकल अगर आपने क्लास 12 फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर जो न्यूमेरिकल का है, अगर आपने अच्छे ढंग से पढ़ा होगा तो बिल्कुल आंसर दे देंगे आप, कोई डाउट नहीं है। और रही बात इसके सॉल्यूशन की, तो वो हम करेंगे, लेकिन अभी ऑब्जेक्टिव की सीरीज चल रही है तो फटाफट पहले सॉल्यूशन कर लेते हैं, मतलब शॉर्ट में चलते हैं, फिर हम इसका धीरे धीरे सॉल्यूशन भी करके देंगे आपको। आगे सभी लोग लाइव, वेरी गुड, जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर है, और क्या होगा राइट आंसर जी? 41 का, जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, बच्चे भी जुड़ गए हैं, मैं देख रहा हूं सामने वाली स्क्रीन पर। याद रखिएगा -2 म्यू एफ, -20 म्यू एफ, -20 माइक्रो कूलाम, ठीक है? म्यू सी, सॉरी माइक्रो कूलाम, मैंने म्यू एफ बोल दिया, माइक्रो फेराडे नहीं, माइक्रो कूलाम, ठीक है? 41 का राइट आंसर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए 42 की ओर चलते हैं। अब इसका सॉल्यूशन भी हम करके देंगे, जब न्यूमेरिकल की क्लास करवाएंगे तो बहुत बेहतरीन ढंग से हम इन प्रश्नों का अच्छे ढंग से सॉल्यूशन करेंगे, यू डोंट वरी, ठीक है? मैंने बोला है तो हम करेंगे बिल्कुल। 42वां सवाल कहता है कि किसी संधारित्र की धारिता की प्रकृति किसके ऊपर निर्भर करती है? जी हाँ, किसी संधारित्र की धारिता की प्रकृति किसके ऊपर निर्भर करती है? 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर है, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। किसी संधारित्र की धारिता की जो प्रकृति है किसके ऊपर निर्भर करती है? क्वेश्चन नंबर 42, और 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर, याद रखिएगा। किसी संधारित्र की धारिता की प्रकृति क्षेत्रफल के ऊपर निर्भर करती है। 42 का राइट आंसर सी, किसी संधारित्र की धारिता की प्रकृति क्षेत्रफल के ऊपर निर्भर करती है। आइए 43 की बात करें कि पृथ्वी का विद्युत विभव अगर शून्य माना जाता है, क्योंकि पृथ्वी एक अच्छा क्या है? पृथ्वी का विद्युत विभव शून्य माना जाता है क्योंकि पृथ्वी एक अच्छा अर्धचालक है, चालक है, कुचालक है, या नन ऑफ दीज। 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर, फटाफट आंसर दे दीजिए। 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर है, फटाफट आंसर दे दीजिए, क्या होगा राइट आंसर? बहुत बढ़िया, बच्चे बिल्कुल बिल्कुल एक्टिव हो चुके हैं ड्रीम क्लासेस के ऊपर, और बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्लासेस लगवाई जाएगी। जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है, वेलकम है ड्रीम क्लासेस में। बच्चे एकदम धीरे धीरे एक्टिव होते हुए हमारे साथ, और ये अच्छे संकेत है भाई ड्रीम क्लासेस के। क्वेश्चन नंबर 43, 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर कि पृथ्वी का विद्युत विभव शून्य माना जाता है क्योंकि पृथ्वी एक बहुत अच्छा चालक है। जी हाँ, 43 का राइट आंसर बी होगा। 43 का राइट आंसर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या होगा बच्चा? बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 44, फैराडे किस भौतिक राशि का मात्रक है? बताइएगा, फैराडे किस भौतिक राशि का मात्रक है? 44 फैराडे किस भौतिक राशि का मात्रक है? जल्दी बताइएगा। जी हाँ, फैराडे विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? फैराडे होता है। फैराडे किस भौतिक राशि का ऐसा ही मात्रक है? विद्युत धारिता का।
43 का बी और 44 का सी। बहुत बेहतरीन, बच्चे एकदम एक्टिव है हमारे साथ। और अगर आप 2023 की तैयारी बेहतरीन ढंग से करना चाहते हैं तो कौन सा बैच ज्वाइन करेंगे भाई? द्रोणाचार्य बैच ज्वाइन करेंगे, जो ड्रीम क्लासेस के ऑफिशियल एप्लीकेशन के ऊपर ऑलरेडी वो बैच चल रहा है, अभी नया है, बिल्कुल आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है एप्लीकेशन का, और वहां पर जाइए, नहीं तो टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा आपको। टेलीग्राम का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। यदि n बूंदे, जिसका प्रत्येक बूंदों की संख्या क्या है? n है, और उसका विभव, विभव को v से डिनोट किया गया है, मिलकर एक बड़े बूंद का निर्माण करते हैं, तो बड़े बूंद का विभव, बड़े बूंद का विभव v की वैल्यू क्या होगी? सवाल बहुत बेहतरीन है कि n बूंदे हैं जिसमें से प्रत्येक का विभव, n छोटे छोटी बूंदे हैं जिसमें प्रत्येक का विभव v है, मिलकर एक बड़े बूंद का अगर निर्माण करती है, तब बड़े बूंद का विभव क्या होगा? 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 45। जल्दी आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? फटाफट आंसर दो बच्चा पार्टी, क्या होगा राइट आंसर? बहुत बढ़िया, बच्चे धीरे धीरे एक्टिव हो रहे हैं हमारे साथ। 45वां सवाल, 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर, और बच्चे गलती करते हुए याद रखिएगा कि इसका बड़े बूंद का विभव जो होगा n² बटे 3 टू द पावर v। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सर बी नहीं होगा योगेश? जी हाँ, बी नहीं होगा। चलो क्लियर है, 45 का राइट आंसर डी होगा, 45 का राइट आंसर डी होगा। क्लियर है? चलो 46 की ओर हम लोग रुक करते हैं। 46वां सवाल, निर्वात की विद्युतशीलता का एसआई मात्रक, निर्वात की विद्युतशीलता का एसआई मात्रक बताइएगा। निर्वात की विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या होता है? जल्दी बताइए। 46वां सवाल और 47वां भी आपके स्क्रीन के ऊपर। चलिए 2 सवाल एक बार में रख दिए, 46 एंड 47, ठीक है, 46 एंड 47, जल्दी बताइए 46 का क्या आंसर होगा? निर्वात की विद्युतशीलता का एसआई मात्रक आपने पढ़ा होगा एफएम इनवर्स। आपने क्या पढ़ा होगा? एफएम इनवर्स पढ़ा होगा, यानी फैराडे, फैराडे या फैराड प्रति मीटर। और ये फैराडे को एम से सूचित करते हैं, मीटर को एम से, तो एफ बटे एम, और ये एम ऊपर जाएगा तो इसके ऊपर घात माइनस होगा, यानी एफएम इनवर्स इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। योगेश एजुकेशन, बहुत बढ़िया। फैराडे प्रति मीटर। 46 का सी, इनमें से किस धातु की पट्टी को संधारित्र के प्लेटों के बीच डालने पर धारिता घट जाती है? बताइएगा। 47, इनमें से किस धातु की पट्टी को संधारित्र के प्लेटों के बीच डालने पर संधारित्र की धारिता कम हो जाती है, घट जाती है? बहुत बढ़िया, प्रियंका, विकास यादव, सुमित, प्रीति, सभी का वेलकम है ड्रीम क्लासेस में। बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी से। प्रीति, निगम, फटाफट आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हैं यहाँ पे, और बहुत बढ़िया फीडबैक ड्रीम क्लासेस की तरफ से बच्चों का। प्रदीप कुमार शर्मा जी कैसे हैं? वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। इनमें से किस धातु की पट्टी को संधारित्र, देखिए ना तो हम जिंक को डालेंगे, ना तो कॉपर को, ना तो एल्युमिनियम को। अगर हम इन तीनों को डालेंगे तो धारिता के ऊपर या तो बढ़ेगा या तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कभी घट नहीं सकता। तो इन तीनों की ही बात कर रहे थे ना, यानी डी आपका राइट आंसर होगा। देखो सर मैं अभी फिजिक्स नहीं पढ़ा हूँ, बहुत अच्छी बात है आपने फिजिक्स नहीं पढ़ा है, वेरी गुड। आप हमारे साथ फिजिक्स की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल एप्लीकेशन पे। देखिए नीचे भी स्क्रॉल होकर चल रहा होगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए और बैच ज्वाइन करिए, ठीक है। तो इनमें से किस धातु की पट्टी को संधारित्र के प्लेटों के बीच डालने पर धारिता घट जाती है? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सब पे डालेंगे तो या तो बढ़ेगा या तो कुछ नहीं होगा। देखिए अब इस प्रश्न के ऊपर हम ज्यादा डिस्कस इसलिए नहीं करते 48 के ऊपर, क्योंकि ये जो है ये आपका हो गया एक तरह का न्यूमेरिकल से रिलेटेड प्रश्न। अब जो मन में ऐसे टिक लगाने से तो होगा नहीं, और इतना टाइम तो है नहीं कि न्यूमेरिकल हम बना सकें, टाइम देना पड़ेगा, न्यूमेरिकल सीखना पड़ेगा धीरे धीरे, इसलिए हम अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। 48 को सिर्फ 48 को हमने इग्नोर किया है। आइए 49, 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर। 49वां सवाल, यदि 49वां सवाल कि यदि एक शीशे की छड़ को हवा संधारित्र के 2 पहियों के बीच घुमाया जाए तो इसकी धारिता पर क्या असर पड़ेगा? बताइएगा। 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर। बहुत बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। कहा गया यदि एक शीशे, देखिए अध्याय 1, 2 और 3 इन 2 क्लास में कंप्लीट करवाया जा रहा है। अध्याय 1 से 3 तक, वो भी क्लास 12 फिजिक्स का
जितना भी एमसीक्यू, जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, वो इन 2 क्लासेस में हम कर देंगे। पिछली वीडियो को लगभग 1000 बच्चों ने देखा है। उम्मीद है कि ये इससे उससे अच्छा फीडबैक इसमें जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आप सबों से बहुत बढ़िया ढंग से, ठीक है, कि उससे अच्छा फीडबैक यहाँ पर आए। यदि शीशे की छड़ को हवा संधारित्र के 2 पहियों के बीच घुमाया जाए तो इसकी धारिता पर क्या असर पड़ेगा? याद रखिएगा कि ऐसे कंडीशन में धारिता बढ़ेगी, बढ़ेगी नहीं, बढ़ेगी। बहुत बढ़िया। चिरंजीवी, प्रीति, विकास ने गलत आंसर दिया है, प्रीति ने सही आंसर दिया है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यानी 49 का एक शीशे की छड़ को हवा संधारित्र के 2 पहियों के बीच घुमाया जाए तो संधारित्र की, तो इसकी धारिता, सॉरी, इसकी धारिता बढ़ेगी। योगेश ने भी सही आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे डलवा दूंगा, पहले आप अच्छे ढंग से पूरा कर लो। ये 50 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले मैं बोल देता हूं, इग्नोर करके मत चलिएगा। ये बोल्ड मॉडल प्रश्न है, काफी बार ये प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। ये टॉप मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। टॉप मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 संधारित्र की धारिता C1 और C2 है, इन्हें समानांतर क्रम में जोड़ दे तो संयोजन की समतुल्य धारिता क्या होगी? मोस्ट वीवीआई, वीवीआई नहीं, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। यदि 2 संधारित्रों की धारिता क्रमशः C1 और C2 है और इन्हें समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो संयोजन की समतुल्य धारिता पर क्या असर? आनंद, श्याम, पवन, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत सारे धीरे धीरे क्लासेस में ज्वाइन कर रहे हैं। फटाफट जुड़ते रहिए, रुकिएगा नहीं बिल्कुल, ठीक है, फटाफट जुड़ते रहिए, बहुत बेहतरीन क्लास है ये आपके लिए। क्या होगा राइट आंसर? जल्दी जल्दी बताइएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 50 नंबर क्वेश्चन, 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर। याद रखिएगा जब इस तरह के प्रश्न आ जाएं तो इसका जो राइट आंसर होगा 50 का राइट आंसर कि संयोजन में समतुल्य धारिता, याद रखिएगा कि C1 + C2 होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी, डी होगा राइट आंसर। बहुत बढ़िया योगेश। परी ने गलत आंसर दिया है, प्रदीप ने भी गलत दिया, प्रियंका ने सही आंसर दिया है, बाकी सबों का गलत है। कुछ बच्चों ने सही दिया, बाकी सब गलत, ठीक है। डिफेंस वॉरियर नाम तो बड़ा अच्छा रखा है आपने जी, MD जिशन, अच्छा चलो, यानी 50 का गलत हो गया बहुत सारे बच्चों का। 51 नंबर प्रश्न, आइए 51वें प्रश्न की ओर अगर हम रुक करें तो कहता है कि किलोवाट घंटा मात्रक है। बहुत बेहतरीन सवाल है ये और रिपीटेड क्वेश्चन है ये। KWH से डिनोट किया जाता है किलोवाट घंटा को, और ये रिपीटेड प्रश्न है, कई बार बोर्ड के एग्जाम में देखे गए, लेकिन अभी थोड़ा कुछ ये हल्के प्रश्नों में इसकी जो है गिनती की जाती है। मतलब ज्यादातर बच्चे इसका सही आंसर देते हैं कि किलोवाट घंटा ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक है, ठीक है। यानी 51 का राइट आंसर बी, ठीक है, किलोवाट घंटा मात्रक है। जी हाँ, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है, ये कोई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं था, ये रिपीटेड है। चलिए 52 का आंसर दीजिए, ये रिपीटेड है, कई बार ऐसे प्रश्न देखने को मिला है। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कितनी होती है? समरूप कैसी होती है? समरूप होती है, त्वरित होती है, अपसरित होती है या अवमंदित होती है? किसी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है? क्वेश्चन नंबर 52 बताइएगा। किसी चालक के अंदर, बहुत बेहतरीन कर रहे हो आप लोग, लाइक और शेयर करते रहिएगा। किसी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति, देखिएगा कि किसी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति जो होती है वो अपसरित होती है, नोट करिएगा। 52 का राइट आंसर सी, कि किसी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति अपसरित होती है। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बी गलत होगा जी, त्वरित नहीं होगा, अपसरित होगा। गलत बच्चे आंसर दे रहे हैं। किसी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति अपसरित होती है, त्वरित नहीं होती है। हाँ जी, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है, बहुत हल्का प्रश्न है, बहुत हल्का प्रश्न है कि विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार करेंगे वो किस चीज का बना होता है भाई? विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार करेंगे वो नाइक्रोम, निक्रोम नहीं, नाइक्रोम इसको लिखिएगा। क्या, किसका व्यवहार करेंगे? नाइक्रोम का व्यवहार करेंगे। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रा, क्वेश्चन नंबर 54। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रा, ये हल्के प्रश्नों में ये सब आता है। एम्पियर, हाँ जी, मेंटी क्विज भी करवा देंगे प्रीति, अभी फिलहाल जो हम करवा रहे हैं उस पर पूरा पूरा ध्यान रखिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा और खुद भी द्रोणाचार्य बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। आपने जो भी सगे संबंधी भाई बहन हैं उनको भी द्रोणाचार्य बैच के लिए मोटिवेट करिएगा। और बिल्कुल हम लोग बहुत जल्द मेंटी क्विज भी करवाने वाले हैं।
लेकिन पहले कुछ पढ़ा दे, कुछ समझा दे, कुछ टॉपिक्स क्लियर करवा दे, तब ना खाए पिए कुछ नहीं, फिर तो वही हालत हो जाएगा, गिलास तोड़ा 12 आना, ठीक है, वो हालत हो जाएगा। तो 54 का राइट आंसर सी, 53 का राइट आंसर डी। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 55। कहता है प्रश्न कि इनमें से कौन प्रतिरोधकता का ऋणात्मक ताप गुणांक रखता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। कहता है प्रश्न कि इनमें से कौन प्रतिरोधकता का ऋणात्मक ताप गुणांक रखता है। सिल्वर, सोना, कॉपर, कार्बन, इनमें से कौन प्रतिरोधकता का ऋणात्मक ताप गुणांक रखता है। सिल्वर, चांदी, गोल्ड, कॉपर एंड कार्बन। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 55। 4 विकल्प। कल से जो पिछला क्लास हुआ था ना, उससे ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। 55, जी हाँ, कौन प्रतिरोधकता का ऋणात्मक ताप गुणांक रखता है? कार्बन, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, कार्बन जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। 60 वाट और 40 वाट के 2 बल्ब, यदि इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़े, ना कि समानांतर, श्रेणी क्रम में जोड़े, तो उनकी सम्मिलित शक्ति, अगर आपने क्लास 12 फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट, जी हाँ, अगर आपने फर्स्ट यूनिट सही ढंग से पढ़ा है तो बिल्कुल ये प्रश्न बनेगा। यदि 60 वाट और 40 वाट के 2 बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाए तो उनकी सम्मिलित शक्ति कैसी होगी? उनकी सम्मिलित, दोनों को जोड़कर शक्ति कैसी होगी? जल्दी बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 56, 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर, जल्दी बताइएगा। 60 वाट और 40 वाट के 2 बल्ब को अगर जोड़ेंगे तो इनकी सम्मिलित श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 24 वाट का निकलेगा। नहीं, देखो गलत आंसर दे रहा है बच्चा, गलत आंसर दे रहे हो, गलत आंसर दे रहे हो। ये कौन से क्रम में जोड़ना है? श्रेणी क्रम में जोड़ना है। जोड़कर देखिएगा, अगर आपने सही ढंग से पढ़ा है तो आपका हो जाएगा 24 वाट। फर्स्ट यूनिट में बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाया गया है। चलिए, रेडी? 57 एंड 58 दोनों एक साथ करते हैं, क्योंकि कम टाइम में हमें बहुत कुछ सीखना है। 1 फैराडे बराबर कितना होगा जी? 57, आसान प्रश्नों में से एक। जी हाँ, 1 फैराडे में कितने कूलाम के बराबर होगा? ये तो भाई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये तो 1 एम्पियर कभी हो ही नहीं सकता। तो 1 फैराडे में 96,500 कूलाम। बहुत बेहतरीन प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर। 1 फैराडे में 96,500 कूलाम। एम्पियर घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है? 58 नंबर प्रश्न। एम्पियर घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो एम्पियर घंटा, 58वां सवाल। 58 का आंसर दीजिए तो जरा, हम वेट करते हैं आप लोगों का। 58, 57 तो आसान था, 58 का आंसर दीजिए। 58 का आंसर दीजिए, आई एम वेटिंग यू। देखिए, हमने लिखा है कि बेहतर और ऑनलाइन शिक्षा पाने के लिए डाउनलोड करिए ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल ऐप्स को और प्ले स्टोर से, और द्रोणाचार्य बैच को अभी ज्वाइन करें। एप्लीकेशन का लिंक, एप्लीकेशन और टेलीग्राम का लिंक चाहिए तो 6200733858 पे क्या करना है आपको? व्हाट्सअप करना है। ऑटोमेटिकली एक मैसेज जाएगा इधर से और आप उस लिंक पर क्लिक करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। चाहिए तो व्हाट्सअप करिए, और संपर्क करना हो तो भाई 2 नंबर दिया हुआ है, दोनों ऑफिस का नंबर है, आप आराम से कॉल मैसेज कर सकते हैं। एम्पियर घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है? 58 का बी, आवेश का मात्रक है। बहुत हल्के हल्के प्रश्न है ये आप ही, ठीक है। जब हम आपके लिए मैराथन लेकर लगवाएंगे, जब हम आपके लिए बेहतरीन बेहतरीन क्लास लगवाएंगे, फिर देखिएगा कि क्या मजा आता है, ठीक है। 59 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन अत्यधिक विद्युत चालकता रखता है? कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम या सोना? कौन सबसे अधिक विद्युत चालकता रखेगा? सबको पता है कि विद्युत चालकता सबसे ज्यादा सिल्वर का होता है जी, चांदी का। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लाइक का बटन दबाइए एंड शेयर करिए वीडियो को, जल्दी जल्दी से शेयर करिए। इनमें से कौन अत्यधिक विद्युत चालकता रखता है? सिल्वर, चांदी, जी हाँ, चांदी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? 60 नंबर क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बच्चा बाड़ी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है, क्लियर है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है, नोट करिएगा कॉपी में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक होता है किसका? ऊर्जा का। रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? चलो फटाफट करते, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं, बहुत कुछ करना है हमें जीवन में, ठीक है। और एक ही प्रश्न के ऊपर अगर लगे रहेंगे तो फिर आगे भविष्य बढ़ेगा कैसे? 1 ओम बराबर क्या होता है? अच्छा, ये 2 ही ऑप्शन है, 2 शायद अगले में होगा। हाँ, वैसे मैं डायरेक्ट आंसर ही बता दूंगा, पर फिर भी मेरा काम है ऑप्शन दिखाना। ये देखो 2 ऑप्शन उधर दिख रहा है। 1 ओम
किसके बराबर है? 1 वोल्ट प्रति एम्पियर, 1 एम्पियर प्रति वोल्ट। तीसरा ऑप्शन है 1 वोल्ट एम्पियर या नन ऑफ दीज। बताइए क्या आंसर, राइट आंसर होगा? 61 का राइट आंसर। देखिए 1 ओम जो है ना वो 1 वोल्ट प्रति एम्पियर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि कभी ज़्यादा बोर्ड के एग्जाम में ये प्रश्न दिखा नहीं है, पर फिर भी अगर दिख जाए तो परेशान नहीं होना है, ठीक है। 1 वोल्ट जो है वो 1 ओम जो है वो 1 वोल्ट प्रति एम्पियर के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 62 पर आइए। किसी परिपथ की शक्ति कैसी होती है? किसी परिपथ की शक्ति का फॉर्मूला क्या होगा? सीधे सीधे कहिए। क्वेश्चन नंबर 62, किसी परिपथ की शक्ति होती है वी आर, वी स्क्वायर इंटू आर, वी स्क्वायर बटे आर, और वी स्क्वायर इंटू आर इंटू आई। क्वेश्चन नंबर 62, 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर, और बहुत लाजवाब प्रश्न है, बोल्ड मॉडल क्वेश्चन। और ये मैं इसके बगल में लिखना चाहूँगा मोस्ट वीवीआई। देखिए जब मैं मोस्ट वीवीआई करूँ ना तो उसको कॉपी में नोट करिएगा। तो रीज़न मैं बता देता हूँ कि मोस्ट वीवीआई तभी कर रहा हूँ, यानी ये प्रीवियस ईयर्स काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इग्नोर करके नहीं चलिएगा हमारी बातों को। किसी परिपथ की शक्ति वी स्क्वायर बटे आर के बराबर होती है। क्लियर है? रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी, ये लीजिए 63 नंबर, हालांकि ये न्यूमेरिकल टाइप का हो गया ये, लेकिन फिर भी चलिए ट्राई करिए। 63 नंबर प्रश्न। किसी चालक का धारा वोल्ट आई और वी, ये यहाँ आई और यहाँ वी, ग्राफ के 2 भिन्न तापक्रम पर खींचे गए, एक उधर गया एक इधर गया, इसको आई से डिनोट किया, इसको वी से, जिसे चित्र में दर्शाया गया, तो निम्न में से कौन सत्य होगा? T2 ये है T1 और ये है T2, ठीक है। तो कहा गया कि T1 इज ग्रेटर देन T2, T2 इज ग्रेटर देन T1, T1 इज इक्वल टू T2 एंड D इज नन ऑफ दीज। क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 63। आपने इस तरह के प्रश्न फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, और ऐसे में याद रखिएगा। हाँ हाँ बहुत बढ़िया आंसर तो कुछ बच्चे दे रहे हैं। सुमित कुमार ने सही आंसर दिया है कि सर जी T2 इज ग्रेटर देन T1, T2 इज ग्रेटर देन T1। योगेश का गलत आंसर है, T2 इज ग्रेटर देन T1, याद रखिएगा। और ऐसे प्रश्नों को न्यूमेरिकल टाइप के जो होते हैं इनको समझाने के लिए थोड़ा टाइम दीजिए, एक स्पेशल क्लास लगवाते हैं फिर करवाया जाएगा। एक सेल के विद्युत वाहक बल की माप जो होती है वो कितनी होती है? एक सेल के विद्युत वाहक बल की माप होती है गैल्वेनोमीटर से, वोल्टमीटर से, विभव मापी से या धारा मापी से। 64, एक सेल के विद्युत वाहक बल की माप होती है। क्वेश्चन नंबर 64, याद रखिएगा कि विद्युत वाहक बल मापा जाता है विभव मापी के द्वारा। किसके द्वारा? गलत आंसर नहीं देंगे, गलत आंसर नहीं देंगे, आगे चल के दिक्कत होगा। हाँ अंशुमन प्रिया, हाँ जी सही आंसर दीजिएगा। एक सेल के विद्युत वाहक बल की माप होती है विभव मापी से। अच्छा अगला एक मोटिवेशनल वीडियो लेकर आ रहे हैं, अगला याद रखिएगा बहुत स्पेशल होगा। किससे? विभव मापी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 और 66 एक साथ करते हैं दोनों। 65 नंबर, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। थोड़ा फास्ट फास्ट कर देते नहीं? हाँ जी, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होगा। क्वेश्चन नंबर 65 राइट आंसर बी। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा जी? वाट होगा। क्लियर है बच्चों? लाइक नहीं कर रहे हो आप लोग वीडियो को, क्या बात है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होगा। 66, यदि तापक्रम बढ़ाया जाए तो धातु की प्रतिरोधकता, याद रखिएगा बहुत लाजवाब प्रश्न है कि अगर हम किसी टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो धातु की प्रतिरोधकता बढ़ती, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो प्रतिरोधकता बढ़ेगी, नो डाउट। क्लियर है? चलो रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। 67 अब एकदम फटाफट कर देते हैं, ठीक है। 67 और 68 एक साथ। किसी चालक का विद्युत प्रतिरोधकता, किसी चालक की विद्युत प्रतिरोधकता किसके ऊपर निर्भर करेगी? किसी चालक की विद्युत प्रतिरोधकता किसके ऊपर निर्भर करेगी? जल्दी बताइएगा, तो याद रखिएगा, आंसर करें। बहुत बढ़िया। किसी चालक की विद्युत प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन। किसी चालक की विद्युत प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है, और विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर और धारा घनत्व आई वेक्टर जे वेक्टर है, ठीक है। धारा घनत्व जे वेक्टर तथा विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर तथा धारा घनत्व जे वेक्टर तथा प्रतिरोधकता के बीच संबंध बताइए।
बताइएगा क्या राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 68। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? जल्दी बताइएगा। विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर, धारा घनत्व जे वेक्टर तथा प्रतिरोधकता। हाँ जी बताओ, बहुत बढ़िया। 67 का सी हो गया है आंसर, डी मारने की जरूरत नहीं है, एम डी जिशन। ठीक है, 68 की बात करें कि हाँ जल्दी बताइए, 68 की बात करें, विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर, धारा घनत्व जे वेक्टर तथा प्रतिरोधकता के बीच रिलेशन। तो ये भी एक शानदार प्रश्न है, और कई बार इस तरह के प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में देखे गए हैं। गलत दे रहा है बच्चा आंसर। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गलत आंसर नहीं दीजिए, इससे बहुत गलत इफेक्ट आपके ऊपर पड़ेगा, मतलब चीजें आपको वही याद रहेगा जो आप आंसर दोगे। ठीक है, तो राइट आंसर ई वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर डॉट जे वेक्टर। ठीक है, या ऐसे पी डॉट जे वेक्टर ऐसे कर सकते हैं, हाँ पी डॉट जे वेक्टर। चलो 69 एंड 70 दोनों एक साथ करते हैं। 69 एंड 70 दो प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर। 69 नंबर, विद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रा। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69, विद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रा। देखिए वेबर तो हो नहीं सकता, हेनरी भी नहीं हो सकता, टेस्ला, अरे मेरे हिसाब से तो प्रतिरोध लीजिए। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है, आपने भी सुना होगा। अच्छा, माय नेम इज जिशान, अभी नाम ही नहीं हम आपका पढ़ पा रहे सही ढंग से। एक बच्चा कह रहा है मेरे गांव में आंधी तूफान आ गया, कोई बात नहीं चलेगा। ऐसे भी काफी टाइम से बारिश नहीं हुई है बिहार के क्षेत्रों में, बिहार और यूपी के क्षेत्रों में। अगर बाढ़ आई जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, जितनी गर्मी है आपको भी पता है। 70, विद्युत धारा एक कैसी राशि है? क्वेश्चन नंबर 70, विद्युत धारा एक कैसी राशि है? आप लोग द्रोणाचार्य बैच पर जरूर ध्यान दीजिएगा, बहुत काम की चीज है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। चलिए 71, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलता है। 71, 71, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा, देखते हैं जब किसी वायर से धारा प्रवाहित करते हैं तो वायर से धारा प्रवाहित होते होते वो वायर हिट करने लगती है, यानी धारा का कोई विरोध करता है, और धारा के विरोध करने वाला जो धारा के मार्ग में रुकावट ला दे उसको हम रेसिस्टेंट बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। तो इसी कारण से प्रतिरोध के कारण जो विद्युत ऊर्जा है वो हिट हो जाती है और उष्मा ऊर्जा में परिणत हो जाती है। देन राइट आंसर डी इज द राइट आंसर। किसी परिपथ का वह गुण जो किसी वायर को विद्युत ऊर्जा को, या सीधे सीधे कहिए परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलता है, रेसिस्टेंट, प्रतिरोध का ये काम है जी। ठीक है, किसका काम है? रेसिस्टेंट, प्रतिरोध का काम है। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 72। 72 कह रहा है, बहुत बेहतरीन सवाल है ये, कह रहा है कि स्थिर विभवांतर पर किसी परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होगा? देखिए क्या कह रहा है, किसी स्थिर विभवांतर पर, विभवांतर क्या हो? स्थिर हो, किसी परिपथ का रेसिस्टेंट, प्रतिरोध अगर हम आधा करते हैं, स्थिर विभवांतर पर प्रतिरोध अगर आधा करते हैं तो परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा पर क्या, मतलब जब प्रतिरोध जितना जाना धारा का विरोध करना चाहिए उसका आधा करेगा तो वायर के हिसाब, वायर के ऊपर जो उसका हिट है, उसका गर्मी है, उसका जो उष्मा है, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 72 ये बहुत बेहतरीन है, तो याद रखिएगा कि ऐसे कंडीशन में जितना कम प्रतिरोध रहेगा, ठीक है, मतलब प्रतिरोध को आधा करेंगे तो उत्पन्न उष्मा का मान दुगना हो जाएगा। 72 का बी, बहुत बढ़िया, कुछ बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, और जो दे रहे हैं वो भविष्य को समझो अपना सवार रहे। ठीक है, और हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा था कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आइए, ये 75 क्वेश्चन अगर आपने पूरा नहीं पढ़ा है तो पहले पहला क्लास करिए, फिर ये दूसरा क्लास करिएगा। यूट्यूब पे आपको पहला क्लास भी मिल जाएगा और दूसरा भी मिल जाएगा। किरचॉफ का नियम किसका परिणाम है? किरचॉफ का नियम जल्दी जल्दी बताइएगा। किरचॉफ का नियम विद्युत क्षेत्र के संरक्षित चरित्र का प्रमाण है या परिमाण, हाँ परिमाण है, जो भी कह सकते हैं। 73 का भी, ठीक है, किरचॉफ का नियम जो है वो किसका परिमाण है? 73 का भी राइट आंसर। कॉपी में नोट करिए, कुछ बच्चे इसके बारे में नहीं भी जानते हैं, जब आप अच्छे ढंग से पढ़िएगा फिर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। 74, जब एक समविभवी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो कार्य क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर होता है, इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है, नहीं होता है, अनंत परिमाण में होता है। 74, चार विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर। 74 कि जब एक समविभवी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तब कार्य पर क्या असर पड़ेगा? कार्य नहीं होता है, कार्य नहीं होता है जी। कार्य क्या होगा? 74 का सी राइट आंसर, कार्य नहीं होगा। और ये आज का आखिरी सवाल, बाकी इसके बाद एक बार आप इस वीडियो का
के नीचे जो डिस्क्रिप्शन लिंक है वहां से आप टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन क्लिक करके आप हमारे साथ टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं, या तो आप प्ले स्टोर में सर्च करिए या डायरेक्टली लिंक पर क्लिक करिए नीचे, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, ये नया एप्लीकेशन हमारा बन के आया है जो जिसपे बच्चों को पूर्ण रूपेण लाइव पढ़ाया जाता है, अलग अलग फैकल्टीज के साथ, अलग अलग टीचर के साथ। हर एक टीचर, एक सब्जेक्ट के एक टीचर है अलग अलग, ठीक है। कहता है कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग्य क्या होता है? आसान प्रश्न है सर जी, बीजगणितीय योग्य शून्य होता है। और आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगली क्लास और भी बेहतरीन होगी। कब? जब आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ड्रीम क्लासेस के लिए मोटिवेट करेंगे। ये बिल्कुल निःशुल्क है, कोई फीस नहीं लगेगा। एप्लीकेशन पर जाएंगे तो थोड़ी मोड़ी फीस आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसे कोई फीस नहीं, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे चलता है और हम हमेशा, हमारी टीम अच्छे अच्छे क्लासेस यहाँ पे लगवाती रहेगी। ओके, एंड बेस्ट ऑफ लक। रेडी? अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जो इससे भी बेहतर होगा।